नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुरभि शर्मा। मेरे साथ है मेरे सहयोगी करुणा शंकर और महामुलाकात को लेकर बड़ी कवरेज के साथ सबसे पहली बड़ी खबर आपके सामने, क्योंकि रूस में आज प्रधानमंत्री मोदी और जिनपिंग की मुलाकात होगी और कजान में दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय वार्ता को लेकर खबर बड़ी है। विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने इसकी पुष्टि की है। I can confirm that there will be a bilateral meeting held between Prime Minister Modi and President Xi Jinping tomorrow, 23rd of October, on the sidelines of the BRICS summit. The exact time and other logistics are being worked out, but the meeting will take place tomorrow. तो कजान में महामुलाकात आज, इसकी इस पूरी दुनिया भर की नजर इस मुलाकात पर। पीएम मोदी शी जिनपिंग की आज मुलाकात है। दोनों देशों के बीच होगी द्विपक्षीय वार्ता। 5 साल के बाद औपचारिक तौर पर द्विपक्षीय बैठक ये हो रही है। यह आपको बता दें 2020 में गलवान झड़प के बाद यह पहली बैठक है। बैठक से संबंधों की तलखी कम होने की उम्मीद है। हालांकि मुलाकात के मायने समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि यहां भारत चीन को एक साथ दिखाकर पश्चिम को संदेश देने की रूस की इस कोशिश को लेकर खबर समझी जाएगी। साथ ही यूक्रेन से जंग के बीच पुतिन एशियाई ताकत को एकजुट करना चाहते हैं और इसमें इंपॉर्टेंट यह भी है करुणा, ये जानना कि आखिर इस महामुलाकात का किस तरीके से पूरी दुनिया में बड़ा संदेश भेजा जाएगा। बिल्कुल, देखिए फाइव आइज को लेकर भी एक बहुत बड़ा संदेश माना जा रहा है। जो ये मुलाकात हो रही सबके बीच कजान में प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति पुतिन के साथ द्विपक्षीय बातचीत की है। बातचीत के दौरान कई अहम मुद्दों पर सहमति बनी है। पीएम मोदी ने ब्रिक्स समिट के दौरान ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान से भी मुलाकात की है। ईरान के राष्ट्रपति बनने के बाद पेजेश्कियान की मोदी से पहली मुलाकात थी। ये मुलाकात ऐसे वक्त में हुई जब आप जानते हैं कि जब ईरान और इजराइल के बीच तनाव काफी बढ़ा हुआ है। कभी भी इजराइल ईरान पर हमला कर सकता है। इन तमाम हालातों के बीच यह मुलाकात काफी अहम है। मोदी और शी जिनपिंग की मुलाकात आखिर क्यों खास है, इसे समझना भी बहुत ज्यादा जरूरी, क्योंकि 2019 के बाद जो कि ब्राजील में ब्रिक्स सम्मेलन हुआ था, उसके बाद पहली बार है जब यह मुलाकात हो रही है। 2014-2020 के बीच 18 बार मोदी और शी जिनपिंग में मुलाकात हो चुकी है। 2020 में गलवान के बाद रिश्ते में खटास आ गई थी, जो गलवान झड़प हुई थी। 2020 के बाद मोदी शी जिनपिंग के बीच द्विपक्षीय वार्ता नहीं हुई है। 4 साल के बाद, यानी 4 वर्ष के बाद मोदी जिनपिंग की मुलाकात हो सकती है, जो कि कजान में आज होने वाली। इससे पहले पूर्वी लद्दाख में जारी सीमा विवाद को लेकर भारत और चीन एक समझौते पर भी पहुंच गए हैं, राजी हो गए हैं और बाकायदा विदेश सचिव की तरफ से इस बारे में जानकारी को शेयर किया गया। एलएसी पर पेट्रोलिंग को लेकर दोनों देशों के बीच सहमति बन गई है। चलिए, बड़ी खबर हमने आपको बताई, लेकिन अब इस पर चर्चा की शुरुआत करते हैं। पूर्व राजदूत अचल मल्होत्रा सर इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं और डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर मेजर जनरल रिटायर्ड एके शिवाज सर इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं। अचल सर, पहला सवाल आपसे, ये समझते हुए कि आज होने वाली इस मुलाकात के मायने क्या? गुड मॉर्निंग। देखिए, ये मुलाकात जो है, जैसा कि आप लोगों ने जिक्र किया, जो हमारी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे एपिसोड हुआ था मई 2020 में, 4 साल के बाद लगातार 54 महीने तक डिप्लोमेटिक एफर्ट्स और मिलिट्री नेगोशिएशंस के बाद वहां पर एक समझौता हुआ है। और हम काफी समय से कह रहे हैं कि जब तक बॉर्डर्स के ऊपर पीस और ट्रैंक्विलिटी नहीं होगी तो भारत और चाइना के रिश्ते आगे नहीं बढ़ सकते। इस समझौते ने एक रास्ता तैयार किया है कि दोनों देशों के जो नेता हैं वो आपस में फिर से एक बार मिल बैठे और एक नए परिप्रेक्ष्य में भारत और चाइना के रिश्तों को आगे कहां ले जाया जा सकता है, इस विषय में बात कर सके। यहाँ लेकिन मैं ये जिक्र करना बहुत जरूरी समझता हूँ कि जो भी समझौता हमारा हुआ, जिसके बारे में पेट्रोलिंग के बारे में या रेस्टोरेशन ऑफ स्टेटस को जो अप्रैल 2020 में था, ये अपने आप में एक पॉजिटिव डेवलपमेंट है। लेकिन भारत और चाइना के बीच में बॉर्डर संबंधी जितने भी दूसरे इश्यूज हैं, उस पे अभी भी हमारे में कोई आपस में सहमति नहीं हुई है। चाइना का अरुणाचल पर क्लेम जो है वो वैसे का वैसा है, और जब तक हमारे बॉर्डर डिमार्केशन डिलिमिटेशन नहीं हो जाती तो बॉर्डर इश्यूज को हमें रिजॉल्व नहीं समझना चाहिए। दूसरी बात यह है कि डेफिनेटली भारत जो है अब चाइना के साथ बातचीत तो जरूर करेगा, लेकिन
पिछले जितने भी हमारे उनके साथ बुरे एक्सपीरियंसेस हुए हैं उन्हें ध्यान में रखते हुए बहुत ही सावधानी से आगे डायलॉग और बढ़ेगा। डिप्लोमेसी के बलबूते बैठकों के इसी दौर से क्या तल्खी कम होने की भी उम्मीद रखना सही है? जी हाँ, बिल्कुल। वो ये तो रास्ता बना है, वही मैं कह रहा हूँ कि क्योंकि हमारी बॉटम लाइन ही यही थी कि जब तक बॉर्डर पे ये पीस और ट्रैंक्विलिटी नहीं होगी हम आगे नहीं बढ़ सकते। अब वो एग्रीमेंट हो गया है, तो अब हर वो पॉसिबिलिटी है कि दोनों बात करेंगे और रिश्तों को आगे कैसे बढ़ाया जाए, तनाव को कैसे कम किया जाए, बॉर्डर इशू को भी हो सकता है बैक बर्नर पे रख के बाकी जितने भी एरियाज हैं जिसमें सहयोग किया जा सकता है वो किया जाए। एक लार्जर कॉन्टेक्स्ट में ये है कि ब्रिक्स जैसा जो पावरफुल ऑर्गेनाइजेशन बन के आ रही है वहाँ भारत और चाइना दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेयर हैं। अगर इन दोनों के बीच में एक सेम्बलेंस ऑफ नॉर्मलसी है कि अगर ये आपस में तनाव नहीं है तो ब्रिक्स को भी मजबूत करने की दिशा में ये जो मुलाकात है, जो बातचीत है, जो रिश्तों में सुधार है वो बहुत बड़ा और सर यही वजह है अचल मल्होत्रा सर कि जो पश्चिमी देश हैं खास तौर पर अमेरिका उसकी भी इस मुलाकात को लेकर और ब्रिक्स में क्या हो रहा है इस पर एक नजर है। मेजर जनरल AK सिवाज सर भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सिवाज सर, आपसे जानना चाहूंगा एज अ डिफेंस एक्सपर्ट आप किस नजरिए से देखते हैं, क्योंकि दुनिया में दो फ्रंट्स इस वक्त वॉर से गुजर रहे हैं और दूसरी तरफ जो इस वक्त एक स्टैंड ऑफ देखने को मिल रहा था, तनाव देखने को मिल रहा था गलवान झड़प के बाद से ही 2020 से ही भारत और चीन के बीच में उस सब के बीच में एक सहमति बनी है, पेट्रोलिंग को लेकर एक समझौता हुआ है। एज अ डिफेंस एक्सपर्ट आज की मुलाकात और जो कुछ हुआ है अभी भारत और चीन के बीच में कितना क्रूशियल आप मान रहे हैं? हाँ बिल्कुल, देखो करुणा, इसमें कोई शक नहीं, भारत और चीन के जो रिश्ते थे उसमें बहुत बड़ी खटास आई थी गलवान के बाद, और स्पेशली जब चीन 3 डिवीजन लेके अप्रैल 2020 में आ गया था और वो कहीं ना कहीं जो हमारे पेट्रोलिंग पॉइंट थे देपसांग और देपचौक में जाने नहीं दे रहा था और बाकी फ्रिक्शन पॉइंट में आपस में बातचीत हुई और बातचीत से क्या हुआ कि जो 3 फ्रिक्शन पॉइंट थे गोगरा, हॉटस्प्रिंग और आपका नॉर्थ एंड साउथ पैंगोंग और गलवान बाय एंड लार्ज रिजॉल्व हो गए थे, मगर जो देपसांग का था और डेमचौक का उस पे रिजोल्यूशन नहीं हुआ था, उसमें यथास्थिति नहीं आई थी क्योंकि वहां पर जो पेट्रोलिंग पॉइंट है देपसांग में स्पेशली 10 से 13 तक वहां पर ब्लॉक कर रही थी जो चाइनीज, और हम भी इनको ब्लॉक कर रहे थे बाकी पेट्रोलिंग पॉइंट पर, और इसी प्रकार डेमचौक में जो ये समझौता हुआ है मुझे लगता है एक गेम चेंजर है और बहुत अच्छी पहल है, क्योंकि अगर हमने अपने रिलेशनशिप इंप्रूव करने हैं बॉर्डर पे तो कुछ गिव एंड टेक है। जिस प्रकार से अब चीन यथास्थिति अप्रैल 2020 की करने के लिए माना है वो एक मुझे लगता पॉजिटिव स्टेप है, मगर ये एक कॉशन भी है। ये याद रखना कि जो चीन कहता है करता है उसमें भी बड़ा फर्क है। दूसरी बात यह है कि अभी ये डिसएंगेजमेंट की बात हो रही है, डी इंडक्शन और डी एस्केलेशन जो है वो अभी भी रह गया। कहने का मतलब यह है चीन ने बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर बना लिया है लद्दाख में, उसने 3 डिवीजन से ज्यादा अपना जो ट्रुप्स वहां डिप्लॉय किए हुए हैं, हैवी आर्टिलरी, उसके बाद एक प्रकार से टैंक्स और मिसाइल, वो सब कुछ है। तो भारत इसको लाइटली नहीं लेगा। भारत यूं तो जिस एंगेजमेंट या यथास्थिति अप्रैल 2020 की हो जाएगी, मगर भारत भी अपने ट्रुप्स को डी इंडक्ट नहीं करेगा। इंफ्रास्ट्रक्चर हमने भी बना लिया है जो कि काबिल तारीफ है। हम जब तक इसकी डी इंडक्शन नहीं हो जाती तब तक इसके बारे में ये सोचना कि चीन जो है मान गया हर चीज के लिए, ये कहना ठीक नहीं होगा। बिल्कुल सही सर, लेकिन जो बात हम कह रहे थे कि डायलॉग और डिप्लोमेसी के जरिए अगर आज भी मुद्दे टेबल पर बैठकर डिस्कस होते हैं और वो भी एक पॉजिटिव अप्रोच के साथ, तो खबर को उस लिहाज से समझा भी जाना चाहिए। लेकिन अचल सर, ब्रिक्स समिट में देशों की मौजूदगी के बीच भारत का ये टेक अवे क्या? भारत का आप भारत के लिए इस ब्रिक्स समिट से क्या टेक अवे है? देखिए, ये हम जो ये सोचते हैं कि हर मीटिंग या हर अप्रोच से क्या टेक अवे है, ये मैं थोड़ा इससे अलग हटके इस बात का जवाब देना चाहूंगा। बात ये नहीं है, भारत उस स्थिति में नहीं है। जब एक जमाना था जब लोग कहा करते कि भारत में कोई बाहर से आता है तो पूछते थे कि भाई क्या लेके आए हो और जा रहे हो तो क्या दे के जाओगे। भारत इस समय एक ग्लोबल प्लेयर है। भारत, आपको समझना होगा कि ब्रिक्स की यूएसपी है क्या। आफ्टर ऑल यूएसपी क्या है ब्रिक्स की? ब्रिक्स एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो पोस्ट सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो अमेरिका और वेस्टर्न डोमिनेटेड
ग्लोबल सिस्टम ऑफ गवर्नेंस है, जो एक वर्ल्ड ऑर्डर क्रिएट किया गया जो फ्लॉड है, जो एक्सक्लूसिव है, जिसमें उभरते हुए देशों की कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं है, उसके मुकाबले में एक नया ऑर्डर अल्टरनेटिव सुझाने की दिशा में काम कर रहा। सॉरी टू बट सर, लेकिन इसी ऑल्टरनेट में भारत की मौजूदगी ये देखते हुए कि हमारे पश्चिम के साथ पैरेलली किस तरीके से रिलेशंस रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से इन हालात के बीच में पश्चिम के साथ, खासकर अमेरिका के साथ भारत न्यूट्रल रहा है, आज अगर वो पुतिन के साथ भी सेम फ्रेम में है, इसे कैसे लिया जाएगा, परसीव किया जाएगा? नहीं, देखिए, ये एक अलग चीज है, ये हमारी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी का हिस्सा है। हमारी जो पॉलिसी है मल्टी एंगेजमेंट की, मल्टी अलाइनमेंट की, कि हम और ये मान के चलते हैं कि हमारा किसी एक देश के साथ जो रिश्ते हैं उसका दूसरे देश के साथ रिश्तों पे कोई संबंध नहीं है। हम इश्यू बेस्ड लेकर चलते हैं। आज हमारे अमेरिका के साथ भी कुछ इश्यूज हैं जिन पे मतभेद है, ह्यूमन राइट्स को लेकर वो समय समय पे वहां से उल्टी सीधी रिपोर्ट्स आती रहती है। अभी वो टेररिस्ट जो कानून है उसको लेके भी हमारे बीच पे वो है, लेकिन ये जो ओवरऑल हमारे रिलेशंस है अमेरिका से भी अच्छे हैं, रशिया के साथ भी अच्छे हैं। बिल्कुल अच्छे सर। और देखिए, दुनिया भर में भी हमने देखा किस तरह से भारत का जो विदेश नीति को लेकर स्टैंड रहा है, इसकी तारीफ भी हुई कि कैसे भारत अपने महत्व को ख्याल रखते हुए, वो चाहे अमेरिका हो या फिर रूस हो, दोनों के साथ काफी अच्छे संबंध है। सिवास सर, मेरा सवाल आपसे यह है कि जो भारत और चीन के बीच में एक सहमति बनी है और जो समझौता हुआ है गल्फान में, जो पूर्वी लद्दाख है वहां एलएसी में, मई 2020 से पहले वाली जो स्थिति है उसको बहाल करने पर एक आम राय बन गई है। क्या आपको लगता है, जिसका जिक्र अभी इससे पहले अचल मल्होत्रा सर ने किया, इसके अलावा भी अरुणाचल है, तमाम अलग अलग जगहों पर चीन ने बॉर्डर डिस्प्यूट खोल रखा है, क्या वहां के लिए भी कोई उम्मीद जगती हुई आपको नजर आ रही कि वहां भी कोई सॉल्यूशन निकल पाएगा? देखो, सच्चाई यह है करुणा, ये जो बॉर्डर इशू भारत और चीन के बीच के अंदर एक रुकावट था, और मुझे लगता है इसको आप ऐसे देखें, ये एक पर्सनल विक्ट्री पुतिन की भी है, क्योंकि ये ब्रिक्स समिट कजान में हो रही है और कहीं ना कहीं रूस आइसोलेटेड है। वो यूरोप ने उसको आइसोलेट किया है, अब वो ईस्टवर्ड देख रहा है। और जिस प्रकार से रूस और चीन तो नजदीक थे, मगर जब भारत भी आ जाता है, शामिल हो जाता है, तो जो आरआईसी है, रूस, इंडिया, चाइना, इसका महत्व ब्रिक्स में बहुत हो जाता है। वो कह रहा है कि अब क्योंकि भारत और चीन के रिलेशनशिप अगर ठीक होंगे तो ब्रिक्स जो है वो अपना पूरा काम कर पाएगा। जहां डी डॉलराइजेशन की बात हो रही है, वो करेंसी की जो कि डॉलर को टक्कर दे सके, कहीं ना कहीं जो एक धारणा थी यूरोप में कि पुतिन जो आइसोलेट हो गए, वो अब वो धारणा नहीं रही, क्योंकि सच्चाई है कि पुतिन के ने दिखा दिया है, उसके साथ ब्रिक्स के सभी मेंबर खड़े हुए हैं, उसके साथ चीन है, और भारत एक ऐसा देश है जिसकी छवि बहुत बड़ी है वर्ल्ड के अंदर। आज भारत स्ट्रेटेजिक पार्टनर अमेरिका का भी है, स्ट्रेटेजिक पार्टनर रूस का भी है, और ऐसे में अगर ब्रिक्स के जो 5 देश और 5 और आगे हैं वो इकट्ठे खड़े हैं, तो मुझे लगता है ये जो भी कार्रवाई हुई, ये कहीं ना कहीं पुतिन की भी पर्सनल जीत है। वो एक फैसिलिटेटर का उन्होंने काम किया है भारत और चीन को नजदीक लाने के लिए। और अब आप देखें इस ब्रिक्स की अहमियत कि इसके अंदर ऑलमोस्ट 40% पॉपुलेशन है, 25 से 30% जीडीपी है, और बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर आप देखें कि जब से लड़ाई स्टार्ट हुई थी, जब से भारत और चीन के रिलेशन खराब हुए, मगर उसके बाद जब से रशिया यूक्रेन हुआ तो बहुत प्रेशर आ सकता था इंडिया पर, मगर जब से 32% हम ऑयल लेने लगे हैं रूस से, उस पे बिल्कुल, और यही भारत की जीत है, और इससे पूरी दुनिया समझती भी, और यही पुतिन भी करना चाहते हैं कि वो रिलेशनशिप भारत, बिल्कुल सर, वो सिवास सर, वो ब्रिक्स को इतना मजबूत बनाना चाहता है। अगर कोई स्टैंड ऑफ है बिटवीन द नेशंस, तो उसको कैसे सॉल्व किया जाए, सॉल्यूशन पर पहुंचा जाए, और जो पश्चिम है उसको भी एक जवाब इसके जरिए दिया जा सके। आप दोनों का सर बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए, अपने विचारों को रखने के लिए।